आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे HCS टेस्ट सीरीज। तो डिस्कस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में चुनावों के सिद्धांत को पेश किया। ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 और 1919। हाँ जी बताइए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन आपसे पूछा गया है और कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका सही आंसर है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं 1892 और 1909 में, क्योंकि 1892 में जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो थे इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो 1892 में इंट्रोड्यूस हुए थे। बट यहाँ पे पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। अगर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा 1909। जो ये एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर जो है क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो हम वन बाय वन सभी एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बिगिनिंग हुई थी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की। 1861 में जो आया था वो आया था रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, ये आप नाम से ही देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन मिला था इंडियंस को काउंसिल के अंदर। इसमें क्या हुआ था, जो वॉइस रॉय हैं उन्होंने कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया था काउंसिल के अंदर। तो रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1861 में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जो पावर थी मद्रास और बॉम्बे की वो वापस जो है उन्हें दे दी गई थी। आपको पता ही है जो 1833 है, 1833 में जो है सारी पावर जो है बंगाल के पास आ गई थी। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, जो उस टाइम पे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और बाकी जो है बॉम्बे मद्रास जो है वो इसके अंडर हो गए थे। बॉम्बे मद्रास। तो दोबारा से इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और इनकी पावर जो है इनको वापस दे दी गई, मद्रास को और बॉम्बे को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोर्टफोलियो सिस्टम इस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जो अभी प्रेजेंट में है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। मीन्स एक पोर्टफोलियो दे दिया जाता है एक मिनिस्टर को। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है इसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1861 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है ऑर्डिनेंस पावर। जो ऑर्डिनेंस पावर है वो किसको दी गई थी, वॉइस रॉय को। आप मुझे बताएंगे कि प्रेजेंट में ऑर्डिनेंस पावर किसके पास है। तो ऑर्डिनेंस पावर इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ये भी 1861 में। तो ये चार पॉइंट जो है 1861 एक्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस कर सकते थे, जब हाउस जो है नहीं होता था और इमरजेंसी होती थी, उस टाइम पे जो है ये अपनी ऑर्डिनेंस पावर का यूज कर सकते थे और वो जो है 6 मंथ तक वैलिड रहता था। प्रेजेंट में भी यही केस है, 6 मंथ तक जो है पास करे बिना जो है ये एक लॉ की तरह एक्ट करता है। ऑर्डिनेंस जो है एक लॉ की तरह ही एक्ट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे 1892 की, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की हम बात करते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें जो है सबसे पहले जो है मेंबर ऐड किए गए थे काउंसिल के अंदर। ऐड हुए थे मेंबर दोनों लेवल पे भी, सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। और दोनों जगह जो है मेजोरिटी किसकी थी, मेजोरिटी अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमने अभी देखा था इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बजट डिस्कस करने की पावर दी गई थी, बजट। नेक्स्ट है 1909। 1909 की एक्ट की बात करेंगे। इसे जो है मोर्ले मिंटो एक्ट भी बोला जाता है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मोर्ले मिंटो एक्ट्स के नाम से भी जो है 1909 एक्ट को जाना जाता है। और इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी जो है साइज बढ़ा दिया गया था, दोनों का ही, सेंटर का भी और प्रोविंस का भी। और प्रोविंस में जो है अब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो गई थी, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी।
सेंटर में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे, बजट को डिस्कस कर सकते थे डिटेल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को एंट्री मिली थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिली थी, उनका नेम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका नेम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके ऊपर जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर। सेपरेट इलेक्टोरेट में जो है रिप्रेजेंट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था मुस्लिम्स को। और जो मिंटो है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, लॉर्ड मिंटो। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 की। ओके, 1919 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सेपरेट कर दिया गया था सब्जेक्ट्स को सेंटर के और प्रोविंस के। सेंटर सब्जेक्ट अलग कर दिए गए थे और प्रोविंस के सब्जेक्ट जो है वो अलग कर दिए गए थे। जैसे कि प्रेजेंट में है शेड्यूल 7 जो है हमारा, शेड्यूल 7 उसमें 3 लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें जो लिस्ट में सब्जेक्ट दिए गए हैं सेंटर उनके ऊपर लॉ बना सकते हैं, स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है, कंकरेंट में जो है दोनों ही लॉ बना सकते हैं। और अगर दोनों लॉ बनाते हैं उनमें से जो है सेंटर के ऊपर ज्यादा पावर रहती है, सेंटर का जो है लागू होने के चांस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, तो ये कहाँ से आया था, ये आया था 1919 एक्ट से। ओके, सेपरेट का लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो 1919 के एक्ट से आया था। और डायरकी सिस्टम भी यहाँ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। डायरकी, डायरकी का मतलब क्या है, ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम के अंडर जो है प्रोविंस की जो पावर है वो दो उसमें डिवाइड की गई थी। ट्रांसफर्ड लिस्ट में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म भी जो है यहीं से इंट्रोड्यूस किया गया था, 1919 एक्ट में बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या प्रेजेंट में भी इंडिया जो है बाय कैमरलिज्म है? जी बिल्कुल, बाय कैमरलिज्म जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं 2, तो यहाँ भी है अपर हाउस है, लोअर हाउस है, मीन्स लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा होता है लोअर हाउस और राज्यसभा होता है अपर हाउस। क्या हरियाणा भी बाय कैमरलिज्म है? नहीं, हरियाणा जो है वो है यूनिकैमरलिज्म, क्योंकि हरियाणा में जो है सिर्फ स्टेट असेंबली है, स्टेट काउंसिल नहीं है। आप मुझे उन स्टेट के नाम बताएंगे जहां पे जो बाय कैमरलिज्म स्टेट है, जहां पे स्टेट असेंबली के साथ साथ स्टेट काउंसिल भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया था पीसीएस का, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो है वो 1919 एक्ट के तहत ही आई थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग 2 सिटीज ऑफ हरियाणा वर एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे? ऑप्शंस आर हिसार एंड बल्लभगढ़, हिसार एंड फरीदाबाद, हिसार एंड फतेहाबाद, कैथल एंड फतेहाबाद। हिसार तो मैंने खुद ही आपको बताया है, बहुत बार बताया है, हरियाणा जीके में भी बताया है, करंट अफेयर्स में भी बताया है। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। डी आप एलिमिनेट कर पाएंगे, तो एलिमिनेशन से आप नहीं कर पाएंगे। इसका सही आंसर है सी, हिसार और फतेहाबाद। हिसार जो है इनके द्वारा जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था? हाँ जी बताइए। हिसार एस्टेब्लिश किया गया था 1354 एडी में, 1354 एडी। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हिसार का मतलब क्या होता है? अरेबिक लैंग्वेज में हिसार का मतलब होता है फोर्ट, और इसको जो है बोला जाता था उस टाइम पे हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा मीन्स फिरोज का किला। ये जो है इसी किला क्या होता है, चारों तरफ से बंद होता है, तो इसकी सेटलमेंट भी इसी तरह से है, किले की तरह है। 4 गेट है इसमें,
वो है दिल्ली गेट, दिल्ली, मोरी गेट, नागोरी गेट और तलाकी गेट। और फतेहाबाद, फतेहाबाद कब बनाया गया था? ये 15 सेंचुरी एडी में, 15 सेंचुरी एडी में ये बनाया गया था। यहाँ पे जो है फिरोज की लाट भी है, लाट ऑफ फिरोज, वो कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, आपको मैच करना है, एक तरफ गवर्नर्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा लाए गए कुछ एक्ट्स हैं, तो आपको मैच करना है। यहाँ पे दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड लिटन, और जो एक्ट है वो है सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट और पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो यहाँ भी अगर आपको सभी नहीं भी पता है, आपको ध्यान से देखना है कि आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड डेलहाउसी, ये मोस्टली सभी को पता होता है क्योंकि 1857 की क्रांति, ये सबको पता है, इसमें एक मेजर रोल रहा है लॉर्ड डेलहाउसी की पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, तो ये मोस्टली सबको पता होगा। तो सी का आप देखेंगे 2, सी का 2 कहाँ पे है? वो है सिर्फ ए में। तो अगर आपको बाकी नहीं भी पता है तब भी आप जो है एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बट आपको सारे पता होने चाहिए क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इनका पूछा जा सकता है, गवर्नर जनरल का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है, तो आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे सब्सिडरी अलायंस। वैसे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस से थे डुप्लेक्स, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था, बट लागू इसको किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली आप मुझे बताएंगे कब से कब तक जो है गवर्नर रहे थे? वो रहे थे 1798 से 1805 तक, 1805 तक। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के अंडर हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में ये हुआ था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी का हमें पता ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे। लॉर्ड लिटन के अंडर हुआ था वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट। ओके, तो अगर क्रोनोलॉजिकल पूछा जाए इन इवेंट्स का तो क्या होगा? सब्सिडरी अलायंस हुआ था 1798 से 1805 के बीच में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप देख सकते हैं 1856 के में हुआ था ये, और वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो पास हुआ था 1878 में, और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो यहाँ से अगर हम बात करें गवर्नर्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे पहले थे लॉर्ड वेलेस्ली, फिर लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड डेलहाउसी एंड देन लॉर्ड लिटन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे मैंने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डेलहाउसी के अंडर हुई थी, ये गवर्नर जनरल रहे थे 1848 से 56 तक। और हिंदू सक्सेशन एक्ट भी इनके अंडर पास हुआ था, सक्सेशन ऑफ हिंदू इंडियन स्टेट्स एंड सब्सिडरी अलायंस की अगर बात करें तो ये प्लान किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, इंट्रोड्यूस किया गया था, फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लेक्स, उनके द्वारा। वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के अंडर हुआ था, ये वॉइस रॉय रहे हैं 1876 से 1880 तक, और लॉर्ड कर्जन के अंडर हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कहाँ पे है? यूएसए, इंडिया, चाइना, इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। इटली इसका सही आंसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इटली में जो है टोटल 54 एंट्रीज हैं, उसमें से कुछ जो है वो शेयर्ड साइट्स भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सक्लूड करके शेयर्ड साइट को सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तब चाइना में सबसे ज्यादा है 53। आप मुझे बताएंगे इंडिया में कितनी है, और उनमें से कल्चरल कितनी है, मिक्स्ड कितनी है, और नेचुरल मीन्स एनवायरमेंटल जो है वो कितनी है? नेचुरल। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, कल्चरल, मिक्स्ड और नेचुरल। तो आप मुझे बताएंगे इंडिया में टोटल कितनी है, कल्चरल कितनी है, मिक्स्ड कितनी है और नेचुरल कितनी है। मिक्स में आपको बता देती हूँ, मिक्स्ड एक ही है इंडिया के अंदर, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप उसका नाम भी बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं? फर्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेट की।
स्ट्रेट जो है एक नैरो बॉडी होती है वाटर की, जो कनेक्ट करती है दो लार्जर बॉडीज, वाटर बॉडीज को। क्या ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखा देती हूँ। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, जैसे ये है, ये दो बड़ी वाटर बॉडी हैं, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी। एक स्मॉल वाटर बॉडी है जो इसे जोड़ती है और उसे बोला जाता है स्ट्रेट। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट आपका सही हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनिसुला की। जो पेनिसुला होता है वो लार्ज सराउंडेड लैंड होती है, जो सराउंडेड होती है वाटर से तीनों तरफ से। ओके, क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इंडियन पेनिसुला, आप कॉमनली सुनते होंगे इंडियन पेनिसुला। जो सर्दर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको इंडियन पेनिसुला बोला जाता है, क्योंकि इसके तीनों तरफ जो है क्या है, वाटर है। पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है पेनिसुला की, ये आप देखो, तीनों तरफ जो है इसके वाटर है, तो उसे पेनिसुला बोला जाता है। तो सेकंड भी आपका सही हो जाएगा। थर्ड हम बात करेंगे आर्किपिलैगो की। आर्किपिलैगो जो है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है जो फैला होता है लेक्स और ओशियंस के अंदर। क्या ये सही है? हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है। अब मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। आर्किपिलैगो इस तरह से होता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट होता है लैंड का जो फैला होता है ओशियंस में या फिर लेक्स में भी हो सकता है, तो उसे आर्किपिलैगो बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अंडमान निकोबार आइलैंड, या फिर आप लक्षद्वीप आइलैंड भी इसका एग्जांपल है, इंडोनेशिया कंट्री है वो भी इसका एग्जांपल है। ये सब जो है एक आर्किपिलैगो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेगून्स की। लेगून्स जो होती हैं स्मॉलर बॉडी होती हैं, जो सेपरेट हो जाती हैं लार्जर वाटर बॉडी से एक नेचुरल बैरियर से, उनको लैगून बोला जाता है। सबसे ज्यादा ये बनते हैं केरला के अंदर, हमारे हमारे इंडिया में जो है केरला लेगून्स के लिए जाना जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर के थ्रू। देखो, ये एक लार्जर वाटर बॉडी है और उससे अलग होकर नेचुरल बैरियर से ये उससे अलग होकर बना है और इसे बोला जाएगा लेगून। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारे सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मनी बिल आपसे पूछा गया है कि एक मनी बिल क्या होता है। मनी बिल, पहले तो आप मुझे बताइए, मनी बिल भी हमेशा न्यूज में रहता है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आते हैं आर्टिकल, जो न्यूज में रहते हैं उनके आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपसे जो है जो न्यूज में रहने वाली चीजें हैं उनके आर्टिकल मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 110, क्या मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में? जी नहीं, ये जो है हमेशा कहाँ होता है, या तो ये स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है अगर स्टेट की रिगार्डिंग बात करें, और अगर सेंटर की रिगार्डिंग बात करें तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ओके, फिर तो सही है, कैन नॉट लिखा हुआ है ना, तो सही स्टेटमेंट है ये, इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। सेकंड है नीड टू बी सर्टिफाइड एज सच बाय द प्रेसिडेंट, जैसे है उसको वैसे ही सर्टिफाई किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कैन बी अमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं, इसको अमेंड नहीं कर सकती है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा भी इसे अमेंड नहीं कर सकता है। वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर या स्टेट असेंबली के ऊपर कि वो सजेशन को माने या ना माने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे मनी बिल के बारे में थोड़ा। मनी बिल जो है, मनी बिल एक ड्राफ्ट लॉ के तहत है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इसको सिर्फ लोअर चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में, और जो लोअर चैम्बर है वो क्या है, वो है लोकसभा। इसमें क्या क्या इशू कवर होते हैं, ये जो है मनी के रिगार्डिंग होता है। मनी जैसे कि टैक्स लॉ हो गया, लॉ गवर्निंग फॉर बोरोइंग या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, और प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मनी, मीन्स मनी से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो मनी बिल में कवर होते हैं। ये जो है हमेशा एक डिस्प्यूट का इशू भी रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आधार, आधार को एज अ मनी बिल पास कर दिया गया था, तो ये काफी न्यूज में रहा था कि मिस यूज हो रहा है मनी बिल का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एज इफेक्ट। एज इफेक्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज इज मच ग्रेटर इन इट्स जोन देन आइदर कम्युनिटी। ये तब होता है जब कुछ प्रजातियों की जनसंख्या जो है, जनसंख्या की डेंसिटी, घनत्व जो है
इसके क्षेत्र में दूसरे समुदाय से बहुत अधिक होता है। या फिर तब होता है कि एज इफेक्ट इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, और इट डिस्क्राइब ऑल द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर दैट अ स्पीसीज नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ए। एज इफेक्ट क्या एज इफेक्ट होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कुछ स्पीसीज की वो बहुत ज्यादा होती है उस जोन के अंदर दूसरी कम्युनिटी से। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेवेंथ का सही है ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट्यूज। प्लेट्यूज के बारे में आपसे पूछा गया है, पठारों के विषयों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, दे आर रिच इन मिनरल्स, ये खनिजों में प्रचुर होते हैं। इट इज अ रेज्ड टेबल लैंड इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में ये जो है उठे हुए होते हैं। और प्लेट्यू जो है जनरली सुटेबल नहीं होते हैं खेती के, कल्टीवेशन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पठार जो होते हैं वो मिनरल्स में रिच होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो है थोड़े उठे होते हैं, थोड़ा पहाड़ी मैदान होता है, ये आसपास की एरिया से थोड़ा उठा होता है, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और प्लेट्यू जो है ज्यादा सुटेबल नहीं होते हैं, जनरली जनरली ज्यादा सुटेबल नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत खेती तो होती ही है पर जनरली ये सुटेबल नहीं होते हैं। प्लेन एरिया जो है वो मोर सुटेबल होते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगी। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, द बेसिक पर्पस ऑफ पंचायत राज। पंचायती राज का जो है मूल उद्देश्य आपको बताना है। क्या है ये? आप सभी को ही पता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसका बेसिक पर्पस होता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें पता है हमारे यहाँ थ्री स्ट्रक्चर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। थ्री स्ट्रक्चर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जिसे पंचायती राज बोला जाता है। और इसका एम क्या है पंचायती राज का? इसका एम है डेवलप करना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोन लेवल पे और विलेजेस लेवल पे। और इस सिस्टम से क्या होता है, प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ आपसे पूछा गया है आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि एकदम से नहीं छोड़ना है, पहले आप देखो कि आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। जैसे अगर मैं होती, मैं सबसे पहले देखती कि ब्रायोलॉजी ब्रायोलॉजी और ब्रायोफाइट्स को मैं रिलेट कर पा रही हूँ, और मैं यहाँ रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ब्रायोलॉजी और ब्रायोफाइट को देख लो। बी का सेकेंड कहाँ पे है? बी का सेकेंड है ए में। ओके, तो ए इसका सही आंसर हो सकता है। तो एथनोबोटनी का मतलब है इंडिजीनियस नेटिव प्लांट। ब्रायोलॉजी होता है ब्रायोफाइट्स। और पैलिनोलॉजी जो है वो प्लांट पोलन से रिलेटेड है। डेंट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वुड एंड प्लांट्स। ओके, एथनोबोटनी इंडिजीनियस नेटिव प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं, ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइट्स की। ये तो बिल्कुल ही आप इजीली जो है रिलेट कर पाएंगे, ब्रायोलॉजी विद ब्रायोफाइट्स। देन पैलिनोलॉजी जो है प्लांट पोलेंस की स्टडी को बोलते हैं, एंड डेंट्रोलॉजी बोला जाता है वुडन प्लांट्स की। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखो, एथेनोबोटनी के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। एथेनोबोटनी जो है वो स्टडी होती है ऑफ अ रीजन्स प्लांट एंड देयर प्रैक्टिकल यूजेस थ्रू द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ लोकल कल्चर एंड पीपल। प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करना, उनके प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में पढ़ाई करना, ट्रेडिशनल नॉलेज की हेल्प से, लोकल कल्चर और पीपल की हेल्प से, उसे बोला जाता है एथेनोबोटनी। ब्रायोलॉजी क्या होता है? ब्रायोलॉजी जो है एक ब्रांच होती है बोटनी की, जो कंसर्न होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स की साइंटिफिक स्टडी के रिगार्डिंग। फिर हम बात करेंगे पैलेनोलॉजी। पैलेनोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है प्लांट पोलन की, स्पोर्स की और सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग और फॉसिल दोनों फॉर्म में, उसे पैलिनोलॉजी बोला जाता है। डेंट्रोलॉजी क्या होता है? डेंट्रोलॉजी या जाइलोजी जो है ये साइंस होती है, स्टडी होती है वुडन प्लांट्स की। वुडन प्लांट्स में क्या आता है? ट्री, शर्ब्स, लियानाज। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उनका टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, उसकी स्टडी को जो है डेंट्रोलॉजी बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ मैंने आपको बोला था जो न्यूज में रहते हैं आर्टिकल, उनके आर्टिकल तो आपको याद रखने ही हैं। अगर आप सारे आर्टिकल याद नहीं रख पाओगे तब भी जो न्यूज वाले होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जल्दी से मैच द फॉलोइंग करना है आपको। बताइए, अभी अभी मैंने बोला था कि ऑर्डिनेंस जो है वो हमेशा न्यूज में रहता है,
तो ऑर्डिनेंस का आर्टिकल तो आपको पता ही होना चाहिए, तो वो है आर्टिकल 123। 123 ऐसे याद ना रहे तो आप ऐसे कर लो, ऑर्डिनेंस 123। अब ये लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहेगा। तो सी को अब हम मैच करके देखें 3 से, तो सी और 3, तो आप एलिमिनेट कर देंगे सी और डी को। अगर आपको बाकी आर्टिकल नहीं पता है तब मैं आपको बता रही हूँ, अगर पता है तो वेरी गुड। तो देखो, और सेकंड आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन है और मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन है, तो ये दोनों आसपास होने चाहिए। और सबसे पहले क्या आएगा, प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात होगी, फिर उसका मैनर देखेंगे ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, तो 54 इसके साथ आएगा और 55 मैनर के साथ आ जाएगा, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के साथ क्या आएगा फिर, आर्टिकल 61। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आता भी नहीं है तब भी आप एक भी पता है आपको तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11th का सही आंसर है ए। आर्टिकल 55 बोलता है कि मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करता है, आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करता है, 123 जो है ऑर्डिनेंस के बारे में बात करेगा, क्योंकि पावर किसके पास होती है। मैंने आपसे पहले पूछा था ये क्वेश्चन की, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की पावर किसके पास है, तो वो यहाँ आप देख सकते हैं वो होती है प्रेसिडेंट के पास। और आर्टिकल 61 क्या बोलता है कि प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है कि किस तरह से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्या कंटेन करता है वो, प्रोटीन एंड लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, या फिर कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। 12th का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इसके अंदर होता है, बी इसका सही आंसर होगा। जो सभी वायरस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, या फिर उसके अंदर होता है डीएनए और आरएनए, ये प्रोटीन की फॉर्म होती है। लेकिन दोनों नहीं होते हैं, आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, दोनों नहीं होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रोटीन कोट होता है जो इनकेस करता है न्यूक्लिक एसिड को। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की हमने बात की थी। एक प्रोटीन का जो कोट बना होता है उसी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन जो कुछ वायरस होते हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं फैट के एनवलप में और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के। ओके, और जब ये अपने इन्फेक्टिव फॉर्म में होता है, आउटसाइड द सेल होता है, तब वायरस को क्या बोला जाता है, तब वायरस को बोला जाता है वायरियन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा 5 ईयर, लेकिन 5 ईयर नहीं है इसका सही आंसर, क्योंकि जो 5 ईयर फिक्स टर्म होती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर तब तक रहेगा जब तक उसके पास कॉन्फिडेंस है लोकसभा का। लोकसभा, अगर लोकसभा में पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, तभी उनको जो है अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, तो इनका टर्म जो है कोई फिक्स नहीं होता है। डी इसका सही आंसर होगा, बी नहीं होगा। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म होती है वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि प्रेसिडेंट की फिक्स है 5 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक उनके पास मेजोरिटी है लोकसभा की और वो मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं। उनको जो है रिमूव किया जा सकता है, ही कैन नॉट बी, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा भी। उनको जो है यही है, अगर मेजोरिटी है तो वो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, अगर मेजोरिटी नहीं रहती है उनके पास तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। प्राइम मिनिस्टर की टर्म एंड होती है व्हेन ही लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है जो प्रोजेक्ट है स्नो लेपर्ड, the project Snow Leopard to conserve the endangered species launched by the Union Ministry of Environment and Forest cover the state। इसमें कौन कौन सी स्टेट आती हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो चलाया गया है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा कंजर्व करने के लिए इंडेंजर्ड स्पीसीज को, तो वो कौन कौन सी स्टेट्स में जो है चलाया गया है। इसका सही आंसर है, चलाया गया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। डी इसका सही आंसर होगा। ये जो है IUCN जो है उसने रिसेंटली जो है क्या किया है, डाउनग्रेड किया है कुछ स्पीसीज को इंडेंजर्ड से वल्नरेबल में। और ये जो है ये जो प्रोग्राम चलाया गया है इसको फंड किसके द्वारा किया गया है, फंड किया जा रहा है ये UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और ये जो है प्रोजेक्ट कौन कौन सी स्टेट को कवर कर रहा है, ये कवर करता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम को, क्योंकि यहीं पे स्नो लेपर्ड होते हैं, जहां स्नो लेपर्ड होंगे
तो वो सारी स्टेट ही कवर हो रही हैं। तो इन स्टेट में जो है स्नो लेपर्ड होते हैं। तो ये सारी स्टेट जो है कवर हो रही हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स बताइए। वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑप्शंस आर शतपथ ब्राह्मणा, अथर्ववेदा, सूत्रसूत्रा, छंदोग्य उपनिषद। देखो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। शतपथ ब्राह्मणास भी वेदा का ही एक पार्ट है, अथर्ववेदा ये वेद का पार्ट है और छद ये उपनिषद का पार्ट है। तो इसका सही आंसर है सी, सूत्रसूत्रा। सूत्रसूत्रा में जो है वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल एट दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दिल्ली में मुगल शासन की शुरुआत होने का कारण बना। ये मैंने आपको बहुत बार कराया है, तो बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? एक साइड में थे बाबर और दूसरी साइड में थे लोधी। लोधी जो थे वो दिल्ली सल्तनत से थे, दिल्ली सल्तनत, और बाबर जो है वो मुगल थे। तो बाबर ने लोधी को हराकर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। कहां से? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, जो 1526 में हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंत कौन सी वॉर से हुआ था, तो वो भी सेम आंसर हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की एग्जैक्ट डेट है 21 अप्रैल 1526। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे एक तरफ आपको शेड्यूल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ पूछा गया है कि इन शेड्यूल के अंदर क्या चीज मेंशन है। हाँ जी बताइए। यहाँ भी एक शेड्यूल तो आप सभी को पता होगा, वो है 10 शेड्यूल। ये एंटी डिफेक्शन का है, फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट जो है वो कहाँ पे है? बी का फर्स्ट है सी में। तो एक भी पता है कुछ क्वेश्चन को तो आप तब भी सॉल्व कर पाएंगे। और सेकेंडली जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं और पंचायती राज है, ये साथ साथ होनी चाहिए। तो 11th और 12th, पहले जो है वो है 11th पे पंचायती राज है और 12th पे है म्यूनिसिपैलिटीज। 9th में क्या मेंशन है? 9th में मेंशन है कांट बी चैलेंज इन कोर्ट। और 7th मैंने आपको बताया था, शेड्यूल 7th में क्या है, वहां पे लिस्ट दी हुई है, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट। आप सभी शेड्यूल के बारे में मुझे बताएंगे टोटल कितने शेड्यूल हैं। टोटल 12 ही है। आपको 12 के 12 शेड्यूल जो है वो याद रखने हैं। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। इनका करेक्ट मैच आपको बताना है। अशरफ खान अकबर, आदम खान अकबर, बहरम खान अकबर या फिर शेस्ता खान और अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा बहरम खान और अकबर। ये मैंने तब बताया था जब मैंने डिस्कस किया था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत थी वो किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में। ये किस किस के बीच में हुई थी? एक तरफ थे बहरम खान मींस अकबर। अकबर जो थे उस टाइम पे बहुत छोटे थे, तो उनकी तरफ से थे बहरम खान और दूसरी तरफ थे हेमू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहरम खान और अकबर का पेयर सही होगा, सी इसका सही आंसर है। बहरम खान जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट मिलिट्री कमांडर इन चीफ थे मुगल आर्मी में, और वो जो थे गार्जियन, मेंटर और टीचर थे एम्परर अकबर के। Now move to the next question। यहाँ आपसे पूछा गया है What is the name of the first clone shipped? पहली प्रतिकृत भेड़ का नाम बताइए। ये काफी न्यूज में थी, तो मोस्टली आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है डोली। इस फर्स्ट क्लोन शिप का नाम है डोली। और कब ये क्लोन की गई थी? डोली जो है फर्स्ट मैमल था जो क्लोन किया गया था एडल्ट सोमेटिक सेल से। क्लोनिंग जो है वो सोमेटिक सेल की हेल्प से ही होती है। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को यूज करके न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाता है। और ये बोर्न की गई थी 1996 में। 1996 में ये फर्स्ट क्लोन बनाया गया था, नाम था इसका डोली। डोली क्या थी? शिप। ओके, सोमेटिक सेल की हेल्प से ये बनाया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये मैंने डिटेल में आपको कराया है। तो कौन सा एक्ट है ये सारे एक्ट मैंने आपको करा दिए हैं। 1892, 1909, 1919, 1935 भी आपको डिटेल में देखना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट मैंने आपको बताया ही था, कम्युनल इलेक्टोरेट कौन सा है, वो है मिंटे मोर्लो रिफॉर्म 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था मुस्लिम के लिए, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1930 1909 है ये, 1909 में, जब जॉन मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो जो है वो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। ओके, सॉरी, वॉइस रॉय, क्योंकि आपको पता ही है 1858 के बाद जो है वॉइस रॉय की उपाधि दे दी गई थी। 1858 के बाद जो भी आए थे उनको वॉइस रॉय बोला जाता था, तो ये वॉइस रॉय थे 1909 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शंस आर अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू और कल्पना जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू। और ये मतलब सेकेंड राउंड टेबल ऐसी थी जिसमें गांधी जी जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन में कौन थे? गांधी थे। गांधी एरविन पैक्ट ने जो है ओपन किया था वे फॉर द कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन द कॉन्फ्रेंस। और महात्मा गांधी जो थे उनको इनवाइट किया गया था इंडिया की तरफ से, और उन्हें वो जो थे सोल ऑफिशियल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव थे। साथ ही साथ उनको अकम्पनी किसने किया था? वो अकम्पनी किए गए थे सरोजनी नायडू के द्वारा, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्जा इस्माइल जो दीवान थे मैसूर के, एस के दत्ता और सर सैयद अली इमाम, इन सब ने जो है उनको कंपनी किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट, जो पहले फंडामेंटल राइट होता था, इज नाउ कंटेन्ड इन, अब वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कौन से पार्ट में मेंशन है? हाँ जी बताइए। संपत्ति का आधार, पहले ये फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट। अभी कितने फंडामेंटल राइट हैं? ये 7th फंडामेंटल राइट था, अभी प्रेजेंट में जो है 6 हैं। आपको वो सब टिप्स पे याद होना चाहिए। ओके, 7 था, इसको हटा दिया गया था, हटा के इसे पार्ट 12 के अंदर डाल दिया गया था, तो पार्ट 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है इन 1939 फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी ट्राइड आउट हिज स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ कंट्रोल्ड मास स्ट्रगल इन a native state. He allowed a close associate of his to lead a सत्याग्रह. Who was he? किनको कहा था उन्होंने सत्याग्रह लेड करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को। और कहाँ पे? राजकोट में। राजकोट जो है वो एक नेटिव स्टेट था, तो इसका सही आंसर है सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को लिखने में कितना वक्त लगा था? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको ऑलमोस्ट 3 ईयर लगे थे। 3 ईयर में एग्जैक्ट अगर हम बात करें 2 ईयर 11 मंथ एंड 17 डेज टू प्रिसाइज to complete the historic task of drafting the constitution for independent India. ओके, तो आपको पजल नहीं होना है, ये टोटल टाइम लगा था। इसमें हर टाइम थोड़े ना वो आते थे, कुछ सेशंस होते थे, 11 सेशंस हुए थे जिसमें टोटल 165 डेज जो है उन्होंने जो है कार्य किया था। बाकी बीच में हॉलीडेज भी होती थी, बीच में जो है गैप भी होता था, तो इसलिए जो टोटल कार्य उन्होंने किया था वो किया था 165 डेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 165 डेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है हु स्टार्टेड द साका इरा। साका इरा जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये यूज किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या यूज किया जाता है? विक्रम इरा, साका इरा, जॉर्जियन कैलेंडर, हिजरी इरा, तो कौन सा? उसका सही आंसर हो जाएगा साका। और किसने किया था ये स्टार्ट? ये माना जाता है कनिष्क ने। क्या कनिष्क साका रूलर थे? जी नहीं, वो साका रूलर नहीं थे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कनिष्क जो थे वो कुषाण रूलर थे, कुषाण। उनसे पहले थे साका, साका के बाद आए थे कुशानाज को, तो कुशानाज लीडर थे ये
कनिष्क, और इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस की थी साका इरा। वैसे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, साका इरा के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो थ्योरीज है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बट मोस्टली जो एक्सेप्टेड है वो है कनिष्क, कनिष्क ने ये इंट्रोड्यूस की थी। तो सही आंसर आप ए कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।